हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्रैक द एग्जाम। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा था इकोनॉमिक रिफॉर्म पे। हम पढ़ रहे थे एलपीजी रिफॉर्म। हमने पढ़ा था एलपीजी स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो हमने पढ़ा था क्या रीजन थे कि हम इस रिफॉर्म को लाए। आपने पढ़ा था इन्फ्लेशन रेट क्या हो गया था ज्यादा, जो पब्लिक सेक्टर था वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो गवर्नमेंट पे ह्यूज डेट हो गया था, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट हो रही थी। ये सब रीजन था कि हमें क्या लाना पड़ा, एलपीजी रिफॉर्म। तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम उसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज लिबरलाइजेशन। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो अब लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था लिबरल का मतलब होता है फ्री, लाइसेंस फ्री, मतलब कोई चीज भी फ्री जिसमें आप कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, दैट इज लिबरलाइजेशन। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि पहले क्या होता था, जो प्राइवेट सेक्टर आते थे उनको क्या करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था, उनको एंट्री के लिए परमिशन लेने पड़ती थी, ये सब कुछ। लेकिन जब लिबरलाइजेशन हो गया तो क्या हो गया, यही लिखा है, मीन्स रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। अब जो प्राइवेट सेक्टर था उनको उनकी एंट्री के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस थी, ग्रोथ के लिए जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी, उसको हटा दिया गया। दैट इज लिबरल, मतलब अब वो फ्री है। आप प्राइवेट सेक्टर आके अपना काम कर सकता है, उनको किसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ अभी भी हैं थोड़ी थोड़ी, ये ना कि उनको पूरा फ्रीडम दे दिया। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें अभी भी पब्लिक सेक्टर अपने पास रखता है, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे कौन से 3 सेक्टर्स हैं। लेकिन लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमने जो एंट्री और ग्रोथ पे रिस्ट्रिक्शन थी उसको हटा दिया गया पब्लिक सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस की, ठीक है। अब क्यों हटाया गया, क्या एम था, वॉज टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री बाय इंकरेजिंग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट एंड एक्सपेंड। देखो, जब लिबरलाइजेशन मतलब वो फ्री हो गई तो बाहर प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज आएंगी, वो अपना बिजनेस को, मतलब जो पैसे होंगे इन्वेस्ट करेंगे और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगी। मल्टीनेशनल कंपनी आएंगी, ठीक है, आपको पता ना, एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी तो क्या होगा, ग्रोथ होगी, जॉब्स मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, ये सब कुछ हमने पढ़ा। तो यही बोल रहा है कि लिबरलाइजेशन का मतलब जब आपने लाइसेंस फ्री कर दिया तो प्राइवेट सेक्टर, एमएनसी आएंगी, प्राइवेट सेक्टर आएगा जो इन्वेस्ट करेगा और क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। तो लिबरलाइजेशन का यही मतलब था कि ग्रोथ और इनकरेज करना। अब इसके अंदर, लिबरलाइजेशन के अंदर हमारे पास 5 रिफॉर्म्स हैं। पहला है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, दूसरा पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, तीसरा पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फोर्थ पढ़ेंगे टैक्स रिफॉर्म और फिफ्थ पढ़ेंगे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। तो 5 रिफॉर्म हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिफॉर्म से। तो फर्स्ट हमारा रिफॉर्म है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अब देखो, फाइनेंशियल मतलब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे वो इसके अंदर आएंगे, दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर वही लिखा है। ये इंक्लूड करता है फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जैसे कि हमारे कमर्शियल बैंक्स थे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट थी, ये सब कुछ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर आएंगे। और इंडिया में जो फाइनेंशियल सेक्टर था उसको रेगुलेट कौन करता था, आरबीआई। कौन करता था, आरबीआई। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म लाने के बाद क्या हुआ, पॉइंट मैंने लिखा हुआ आगे, जो आरबीआई था जो उसको रेगुलेट करता था, उसका काम अब क्या हो गया, अब उसका काम कम कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया। वो रेगुलेट नहीं करेगा, अब क्या करेगा, सिर्फ फैसिलिटेट। मतलब जैसे आपको पता है ना कि जो गाइड, जब आप रिसर्च वगैरह कुछ भी करते हो, काम आपने करना है, लेकिन आपका गाइड आपको क्या करेगा, सिर्फ एक बताएगा कि आपको ये करना है, वो करना है। तो वही चीज है कि आरबीआई, यहाँ पे देखो ये पॉइंट लिखा है कि आरबीआई जो था उसका रोल रिड्यूस हो गया रेगुलेटर से। यहां पढ़ा ना आपने कि जो फाइनेंशियल सेक्टर थे इंडिया में उसको पहले कौन रेगुलेट करता था, आरबीआई। अब इसको रिड्यूस कर दिया रेगुलेटर से, अब सिर्फ ये क्या है, फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। अब फर्स्ट क्या हुआ इसमें, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक वाज रेज टू अराउंड 51। अब देखो, अब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी रेज कर दी, 51%। अगर कोई भी चीज जब 50 से ऊपर हो जाए तो वो चीज आपको पता है कि उसकी हो जाएगी। तो देखो, अगर फॉरेन 50 से ज्यादा होगी तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो 51 होगी, अगर गवर्नमेंट का रोल होता तो वैल्यू कम होती। सेकंड, ऑटोनॉमी टू बैंक टू सेट अप मोर ब्रांचेस। बैंक को ऑटोनॉमी, पावर दे दी कि वो खुद अपनी न्यू ब्रांचेस को खोल सकता है।
और बैंक्स ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स को क्या कर दिया, इंक्रीज 51, याद रखना 2। और आरबीआई अभी पढ़ा है, आरबीआई का रोल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। पहले वो रेगुलेट करता था, अब क्या हो गया, फैसिलिटेटेड। और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट बैंक्स, पहले सब कुछ गवर्नमेंट था, अब प्राइवेट बैंक भी एस्टैब्लिश हो गए, जैसे आईसीसीआई, एचडीएफसी। इससे क्या हुआ, कंपटीशन भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज रोल ऑफ आरबीआई, रेगुलेटर से फैसिलेटर आ गया, जो ऑटोनॉमी दे दी बैंक्स को ताकि वो अपनी नई ब्रांचेस खोल सके, प्राइवेट बैंक्स खुले, एचडीएफसी वगैरह। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बैंक्स में थी वो इंक्रीज कर दी, कितनी लाएगी, 51%। ठीक है, ये हमारा था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, जिसमें डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में क्या हुआ, ये क्यों लाया गया, जब आपने पढ़ा था ना रीजन की, जो हमारे पास जो पैसे थे फॉरेन वाले, जो हमारे रिजर्व थे, वो कितने, सिर्फ 2 वीक्स के लिए रह गए थे, लेस देन 2 वीक्स पीछे पड़ा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रही थी, तो उसके लिए हमें लाना पड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। वही लिखा है, इन 1991 एज एन इमीडिएट मेजर टू सोल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म वर मेड। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थे, हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते के ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचे थे, उससे भी कम, तो हमें क्या लाना पड़ा, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। इसमें 2 चीजें लाएगी, फर्स्ट लाएगी डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी, जो इंडियन रूपी थी उसकी वैल्यू को कम कर दिया। देखो, कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि उसकी वैल्यू क्या हो, कम, लेकिन इन्हें ये करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, ताकि इनका एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए और इंपोर्ट कम हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए इनको डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी करना पड़ा। अब देखो, डिवैल्यूएशन का क्या मतलब है, जैसे अभी आपने देखा ना कि इंडियन रूपी 99 रुपीज तक पहुंच गया $1। और देखो, इंडिया की वैल्यू पहले 60 थी, 70, 80, अब इंडिया की 100 तक पहुंच गया, अप्रोक्सीमेशन लगा लो, तो $1 कितना है, 100, तो हमारी डोमेस्टिक वैल्यू की, करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, कम, क्या हो रही है, कम। उसी को कहते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी। तो इन्होंने भी क्या कर दिया, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया, ताकि एक्सपोर्ट ज्यादा हो सके। और कितनी कम की, 20%, याद रखना, कितने परसेंट, 20% हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को उस टाइम इन्होंने कम कर दिया, ताकि हम क्या कर सके, एक्सपोर्ट ज्यादा। अगर हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, कम, तो एक्सपोर्ट क्या होगा, ज्यादा, और इंपोर्ट क्या होगा, कम। क्या हो जाएगा, कम। इससे क्या होगा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब इसमें पैसा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आता रहेगा, और हमारा क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थी वो भी क्या हो जाएंगी, सॉल्व। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है तो हमें पैसे को क्या कर दिया था, डिवैल्यूएट, मतलब इंडियन रूपी करेंसी की वैल्यू क्या कर दी थी, कम, ताकि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो सके और इंपोर्ट क्या हो सके, कम। सेकेंड, मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। आप देखो, एक पढ़ा हमने डिवैल्यूएशन और दूसरा पढ़ रहे हैं मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अब क्या हुआ, पहले ना सब कुछ, जो भी पैसे की करेंसी की वैल्यू थी, इतने डॉलर की इतनी वैल्यू होगी, ये सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। अब गवर्नमेंट ने इसको अपने कंट्रोल से क्या कर दिया, फ्री। अब गवर्नमेंट कह रही है कि मार्केट, जो डिमांड और सप्लाई का कर्व जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ना, वही डिसाइड करेगा कि क्या है, हमारे डॉलर की कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल से रुपी को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। अब क्या करेगा, पहले हमारा क्या था, जब गवर्नमेंट था ना, गवर्नमेंट के हाथों में था, तो एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था। लेकिन अब क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मतलब अब वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज। अभी देखा $1 था, मतलब 100 के भी अप्रोक्सीमेशन 100 तक पहुंच चुका है। तो वही चीज कह रहा है कि गवर्नमेंट अलो रुपी वैल्यू टू बी फ्री फ्रॉम इट्स कंट्रोल। गवर्नमेंट ने जो रुपी की वैल्यू थी अपने अंडर से क्या कर दी, फ्री कर दी। अब जो मार्केट फोर्सेज है वही डिमांड और सप्लाई की डिटरमाइन करेंगे कि एक्सचेंज वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी क्या होगी। कौन डिसाइड करेगा, मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो देख लो, इसी की वजह से, मार्केट फोर्स और डिमांड और सप्लाई की वजह से आज $1 अप्रोक्सीमेशन 99 और 100 रुपी के बराबर पहुंच गया है। तो पहले फिक्स्ड था जब गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, लेकिन जब ये रिफॉर्म लाया गया तो फ्लेक्सिबल हो गया। दैट इज मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। तो समझ आ गया, पहला हमने पढ़ा क्या, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, दूसरा पढ़ा हमने फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, जिसमें डिवैल्यूएशन की गई रुपए की, ताकि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर सके और इंपोर्ट कम कर सके। दूसरा मार्केट एक्सचेंज डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट किया। अब थर्ड आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, क्या आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म।
तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ, इन ऑर्डर टू मेक नेसेसरी रिफॉर्म इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिसी ऑन जुलाई 24, 1941। 24 जुलाई को 1991 में जो गवर्नमेंट थी उसने एक न्यू पॉलिसी लाई गई जो थी इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इसके अंदर क्या क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी ना उसकी रिजर्वेशन को डी कर दिया। डी रिजर्वेशन मतलब स्मॉल स्केल जो पहले ना मतलब आते हैं शेड्यूल्स, जो पहला मतलब आपने नहीं पढ़ा होगा, जो हमारे पास कंपनीज के कुछ एक्ट थे इंडस्ट्रीज के, उसके अंदर ना जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उसको रिजर्व कर दिया गया था। लेकिन जब इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया तो इसके अंदर क्या कर दिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की रिजर्वेशन को डी रिजर्वेशन कर दिया। ठीक है, अब जो पब्लिक सेक्टर था उसका रोल क्या कर दिया, कम। पहले पब्लिक सेक्टर के अंदर 17 इंडस्ट्रीज आती थी, फिर कितनी कर दी, 8, और आज के डेट में कितनी है, 3। कौन कौन सी 3, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। अभी भी ये गवर्नमेंट के अंदर है। ठीक है, 3 सेक्टर। तो जो पब्लिक सेक्टर था उसका रोल क्या कर दिया, कम कर दिया। और कितने से, 17 से 8, फिर 8 से 3 कौन से, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस और रेलवे। और जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस था वो भी अबॉलिश कर दिया। लाइसेंस की जरूरत नहीं है, पर कुछ हम जो हजार्डस इंडस्ट्रीज है उसके लिए चाहिए, बाकी क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। और प्राइस रेगुलेशन रिड्यूस। प्राइस रेगुलेशन रिड्यूस का क्या मतलब है, अभी आपने खुद बोला कि जो ऊपर भी पढ़ा हमने, जो मार्केट है उसको अलाउ कर दिया कि प्राइस क्या करेगा, वो ही डिटरमाइन करेगा कि क्या प्राइस होगा। ठीक है, तो हमने यही लिखा है कि जो मार्केट है वो डिसाइड करेगा, हैज बीन अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइस थ्रू फोर्सेस ऑफ मार्केट। तो मार्केट ही डिसाइड करेगा कि क्या प्राइस होगा। ठीक है, अब जो MRTP एक्ट था उसको चेंज कर दिया कंपटीशन एक्ट 2002 से। अब MRTP एक्ट क्या होता है ये आपका होमवर्क है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना MRT की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो आगे चले। तो फोर्थ हमारे पास आता है टैक्स रिफॉर्म। देखो, टैक्स रिफॉर्म के लिए गवर्नमेंट की एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, दैट इज फिस्कल पॉलिसी, जो रेगुलेट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मॉनिटरी पॉलिसी RBI। 2 पॉलिसीज है, ये हम पढ़ेंगे कि जो हमारी टैक्सेशन पॉलिसीज में कौन सी है, फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब यही लिखा है कि वो रिफॉर्म्स रेफर टू रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी विच आर कलेक्टिवली नोन एज फिस्कल पॉलिसी। ये बताता है गवर्नमेंट कैसे अपने टैक्स करेगा, गवर्नमेंट का क्या खर्चा होगा, ये सब कुछ फिस्कल पॉलिसी में आएगा। जब हम वहां पढ़ेंगे तो वो चीज। तो 2 टाइप के टैक्सेस है, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो डायरेक्ट टैक्स है ना, शॉर्ट में याद रखो, ये हमारी इनकम पे लगता है, और जो बिजनेस से जो प्रॉफिट हुआ है ना, इनकम पे और जो बिजनेस से प्रॉफिट हुआ उस पे लगता है। तो ये इनकम टैक्स इसकी एग्जाम्पल, और दूसरी कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, अब इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हमारा क्या लगता है, गुड्स और सर्विसेज पे। तो एग्जांपल क्या, GST, वो तो आपको पता होना चाहिए। अब टैक्स रिफॉर्म क्या लगा, पहले ना टैक्स को भरने की बहुत प्रोसेस जो थी कॉम्प्लेक्स थी, तो इसको सिंपलीफाई कर दिया। फिर क्या किया, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म लाया गया। आपको पहले पता सुना होगा आपने कि पहले ये टैक्स देते थे, फिर बैट आया, फिर बैट को ओवरकम किया GST ने। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब 1 नेशन 1 टैक्स, कि एक नेशन का एक ही टैक्स होना चाहिए। पहले ना मल्टीपल टैक्स लगते थे, तो इसलिए क्या लाया गया है, GST, ऐसी कुछ टैक्स लाए गए हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म लाया गया। और जो टैक्सेस की वैल्यू थी उसको क्या कर दिया, जो टैक्स भरते थे लोग उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, कम। तो रिडक्शन इन टैक्स, ये टैक्स रिफॉर्म लाए गए। ठीक है, और लास्ट जो हमारा लिबरलाइजेशन के अंदर रिफॉर्म लाया गया, दैट इज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। इसमें क्या हुआ, अभी आपने पढ़ा कि जो लिबरलाइजेशन हमने फ्री कर दी इंडस्ट्रीज, कि कोई भी आके हमारे कंट्री में क्या कर सकता है, काम कर सकता है, उसको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या हुआ, कंपटीशन क्या हो गया, इंटरनेशनल कंपटीशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जो बाहर के जो कंपनीज आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो भी क्या हो रही है, प्रमोट हो रही है। वही चीज लिखा है, liberalization of trade and investment management was initiated to increase the international competition of industrial production and to promote फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यही लिखा है कि जो इंटरनेशनल कंपटीशन है वो इंक्रीज हो रहा है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, प्रमोट हो रही है लिबरलाइजेशन की वजह से। अब इसके अंदर क्या हुआ, ट्रेड और ये रिफॉर्म्स में, इसमें क्या है कि जो हमारा रिमूवल कर दिया इन्होंने, जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, उसको हटा दिया गया। क्या क्या हटा गया, जो इंपोर्ट ड्यूटीज थी उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, कम। जब हम इंपोर्ट करते हैं उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, कम। और जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी वो क्या कर दी, रिमूव कर दी। वो क्या कर दी, रिमूव कर दी। और जो लाइसेंस सिस्टम था इंपोर्ट का, उस पर क्या दे दी, रिलैक्सेशन दे दी। ठीक है, तो ये था रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जो रिस्ट्रिक्शंस थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, उसको क्या कर दिया, रिमूव
जो इंपोर्ट ड्यूटीज थी उसको कम किया, ठीक है, और रिलैक्सेशन दे दी इंपोर्ट के लाइसेंस में, और जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उसको क्या कर दिया, रिमूव। ये हमारे 5 रिफॉर्म्स थे जो हमने पढ़े लिबरलाइजेशन के अंदर। तो लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है, रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस में। तो उसके अंदर हमने 5 रिफॉर्म पढ़े। पहला कौन सा पढ़ा, फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आरबीआई का फैसिलिटेटर रोल हो गया रेगुलेट से। दूसरा पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज, जिसमें 2 वैल्यू चीज पड़ी, डिवैल्यूएशन और मार्केट एक्सचेंज डिटरमाइनिंग। डिवैल्यूएशन क्यों की गई, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, जिससे इंडियन रुपये की वैल्यू को क्या कर दिया, कम कर दिया। फिर हमने क्या पढ़ा उसके बाद कि टैक्सेस का रिफॉर्म लाया गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म लाए गए। पहले उसके अंदर 17 इंडस्ट्रीज थी, फिर 8 आई, फिर 3 आई, जिसमें एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस और रेलवे आया। फिर हमने पढ़ा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म, टैक्सेस रिफॉर्म भी पढ़े गए हमारे पास, की टैक्सेस की प्रोसेस को क्या कर दिया, कम। और लास्ट पढ़ा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म, जिसमें हमने पढ़ा कि जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, उसको कम कर दिया, इंपोर्ट की ड्यूटीज को कम कर दिया और लाइसेंस को अबॉलिश कर दिया इंपोर्ट का, और एक्सपोर्ट की डिडक्शन को एक्सपोर्ट की ड्यूटी को ही क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये हमने पढ़ा सब कुछ किसके अंदर, लिबरलाइजेशन के अंदर। तो एक बार गो थ्रू हो जाना इंपॉर्टेंट पॉइंट से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सेकेंड पार्ट, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो दोनों को इकट्ठा कंबाइन करेंगे। फिर थर्ड एक और क्लास आएगी जिसमें इसमें एमसीक्यू और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे WTB आया, इसमें आउटसोर्सिंग आया, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। वो उसको अच्छे से पढ़ना, WT क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि टॉपिक तो सब पढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो उसके रिलेटेड है वो आप मिस कर देते हो। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगी प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को कंप्लीट करा के, अगर हो सके तो WT और आउटसोर्सिंग भी उसी में कंप्लीट कराऊंगी।